नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके तहत आज अपनी ये 6th क्लास है। इससे पहले 5 क्लास में जो भी टॉपिक मैंने पूरा करवाया है, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, उन सब की कंप्लीट थ्योरी हम अपनी ऐप पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में पूरी कर चुके थे। अभी रिसेंटली ये टॉपिक पूरा किया है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसकी 7 क्लास मैंने ली थी, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर नामक इंजीनियरिंग मटेरियल को बहुत डिटेल से हम पूरा करके आए हैं। जो बच्चे इनरोल कर चुके हैं बैच में ऑलरेडी, अब उनको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बहुत ईज़ी लगेंगे और बहुत ईज़िली वो इनको सोल्व कर जाएँगे। जिन्होंने इनरोल नहीं किया है वो इनरोल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से थ्योरी करने के बाद यहाँ आके क्वेश्चन करते हो तो ये बेस्ट है, वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी, ठीक है? तो उसकी एक छोटी-सी झलक भी दिखाऊँगा कि किस प्रकार से हमने टॉपिक को पूरा किया है। ऐप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच, सिलेक्शन की गारंटी बिल्कुल रहेगी। लिखवाया नहीं, याद करवाया जाता है क्योंकि क्लास में टाइम दिया जाता है टॉपिक पे और एक-एक चीज़ माइंड में सेट की जाती है। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, ₹499 में आप इनरोल कर सकते हो। छोटी-सी झलक दिखाते हैं कि जो कुछ एक डेमो क्लास मैं डाल भी रहा हूँ यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हो। ये कंडक्टर की 2nd क्लास थी। ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स के तहत कंडक्टिंग मटेरियल हमें पूरे करने थे, जिसमें सिल्वर हो गया, तांबा हो गया, कॉपर बहुत डिटेल से पढ़ा है हमने। 2 प्रकार के आपके तांबा होता है, एल्यूमीनियम हो गया जो चालकता के मामले में 4th पोज़ीशन और यूज़ के मामले में 3rd पोज़ीशन, क्योंकि चालकता के मामले में 3rd पोज़ीशन आपकी गोल्ड की होती है, सोने की होती है एयू। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के तहत कंडक्टर में आपके प्लेटिनियम जो चांदी के बराबर मूल्यवान है ना? जस्तीकृत लोहा जिसकी परत चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा पारा जो एकमात्र द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर हो गया टंगस्टन जिसका गलनांक बिंदु 3422 बहुत अच्छा खासा है। फिर उसके बाद देखा जस्ता, जस्ते का आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा प्रयोग होता है और ये आपकी परत चढ़ाने के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पीतल हो गया दृढ़ता के मामले में निकेल, जर्मन सिल्वर नाम अच्छा खासा है तो कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। कॉपर, जस्ते के साथ निकेल मिलाकर हम जर्मन सिल्वर को तैयार करते हैं। टीन और आपका शीशा दोनों आपके फ्यूज़ वायर में और सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इतनी डिटेल से आपको टॉपिक करवाए जा रहे हैं, तो जो बच्चा एनरोल करना चाहता है मात्र ₹499 में एनरोल कर सकता है, वहाँ से थ्योरी और यहाँ आकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके जय सरस्वती माँ और ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे। 50 मॉक टेस्ट मात्र ₹99 में, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संग्रह है। साथ में आप नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी उन क्वेश्चनों के सहारे कवर कर सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास और अगली क्लास में आपके चालक, अर्धचालक और आपके कुचालक निष्क्रिय नामक ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल इनको डिटेल से इनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, उनको कवर करवाया जाएगा। तो अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं, हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं। पिछले टॉपिक से अगला टॉपिक लिंक करता हुआ चलेगा। जो हमने पहले पढ़ा है उसी से टू बी कंटिन्यू है। वहाँ ऐप पे भी जो कोर्स में जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं, वो भी सीक्वेंस में करवाए जा रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन भी उसी सीक्वेंस में करवाए जा रहे हैं। तो परेशान मत होना, पैनिक मत होना। अगर आपने पीछे की क्लास देखी है, तो आपको 50% वही कंटेंट बार-बार, बार-बार रिपीट होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे, अगला 50% कवर करके फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको पिछला नज़र आएगा। और ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, ये तो पूरे सिलेबस के दौरान घूमता रहता है। आपको पता है कंडक्टर क्योंकि भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, धारा का प्रवाह होगा, सेफ्टी होगी तो इंसुलेटिंग आ जाएँगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो ये तो पूरे सिलेबस के दौरान घूमेंगे, तो अच्छे से इनको हमें कवर करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और गलत हो जाता है बच्चों का क्योंकि उनको लगता है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, बस ये नाम देखते हैं और वो निशान लगा देते हैं किस पे? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। आपको पता होगा कि जो लास्ट किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि हम उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं, इस नाम से जानते हैं। तो वो चालक के अंदर कितने होते हैं? क्वेश्चन को बाद में पूरा करेंगे। चालक के अंदर होते हैं जी 1, 2 या 3। 1, 2 या 3। अचालक के अंदर मतलब आपके निष्क्रिय पदार्थ या निष्क्रिय एलिमेंट अचालक जिसे आप इंसुलेटर कहते हो उसमें 8 यानी कि 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 या 8 होते हैं। 8 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो 8 होते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। आपको बताइए सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं भाई साहब? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। वो कह रहे हैं कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु वाले को क्या कहते हैं? तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम वाले को हम चालक कहते हैं। 4 को देख के आप सेमीकंडक्टर पे निशान मत लगा देना। क्या कहते हैं जी? चालक कहते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत ईज़िली फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। बहुत ईज़िली, है ना? बहुत ईज़िली फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना यानी कि आवेश का जाना और आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यानी कंडक्टर के अंदर बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करेंगे, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो धारा का प्रवाह होगा। यानी कि चालक के अंदर धारा का प्रवाह बहुत ईज़िली होता है। उसकी कंडक्टिविटी, चालकता, सुगमता बहुत अच्छी होती है। जबकि इंसुलेटर के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मौजूद ही नहीं होते, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी एक विशेष कंडीशन होती है। कैसे? यानी कि इजीली तो मूव होते हैं बहुत ही चालक के अंदर, इंसुलेटर के अंदर मूव ही नहीं होते, लेकिन अर्धचालक के अंदर एक कंडीशन है। अर्धचालक है ना, ये आपका चालक और आपके कुचालक के बीच में रखा गया है। ये जो अर्धचालक है वो बहुत कम तापमान पर ये कुचालक की तरह ही व्यवहार करता है। बहुत कम तापमान मतलब आगे लिखाऊंगा, सारा यहाँ लिखूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा। बहुत कम तापमान मतलब ऐसा तापमान जिस पर मोलिक्यूल्स अपने वाइब्रेशन को ही बंद भूल जाते हैं, उसको परम शून्य तापमान कहते हैं, जिसे 0 केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उस पे ये जो अर्धचालक है वो अचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए, जिसे आप डोपिंग बोलते हो, तो यही अर्धचालक फिर चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इनके बीच में चालक की तरह व्यवहार करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है, आवेश प्रवाह की दर जिसे बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें इतनी ईज़िली से मूव नहीं करते। तो इसी वजह से सेमीकंडक्टर को हम कंडीशन भी ऐसी है क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। 4 है तो असमंजस में रहता है बॉन्ड बनाए या बॉन्ड तोड़े। बॉन्ड बनाने के लिए 4 लेके आने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए 4 का बलिदान करना पड़ेगा। तो ये असमंजस में रहते हैं। इस वजह से ईजी वाला शब्द लिख के और मैं इसको काट देता हूँ तो आप इस बात को समझ जाएँगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से इसके अंदर मूव नहीं करते। तो जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव कर जाए तो वो क्या रहते हैं? धारा यानी कि करंट के प्रवाह में बहुत अच्छे से हो जाएगा। करंट का प्रवाह क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से करंट का प्रवाह हो जाएगा। और इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इसका मतलब करंट का प्रवाह होगा क्या? नहीं होगा, करंट का प्रवाह किसी भी सूरत पे नहीं होगा। लेकिन आपके जो सेमीकंडक्टर है, उसके लिए कंडीशन क्या बताई? बहुत कम तापमान पर, जिसे 0 केल्विन कहते हैं, उस पे करंट का प्रवाह नहीं होगा। 0 केल्विन पे करंट का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, 0 केल्विन भी ध्यान रखना है और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे भी ध्यान रखना है। दिखाऊँगा मैं 274.15 डिग्री सेल्सियस माइनस 274 और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 केल्विन परम शून्य तापमान बोलते हैं। लेकिन यही आपके सेमीकंडक्टर जब इसमें के अंदर कुछ टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, जिसे आप रूम टेम्परेचर कहते हो, क्या कहते हो जी? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में आकर है ना, ये जो आपके रूम टेम्परेचर पर आकर यानी कि जब तापमान बढ़ा दिया जाए, रूम टेम्परेचर बोल दिया जाए या फिर इसके अंदर कुछ डोपिंग कर दी जाए। डोपिंग मतलब अशुद्धियां मिलाने पर, डोपिंग मतलब अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटी मिलाने पर ये जो आपके अर्धचालक है, जो कभी धारा का प्रवाह नहीं करवा रहे थे, अब इनके अंदर से भी धारा का प्रवाह होने लग जाएगा, यानी कि ये भी आपके चालक की तरह व्यवहार करने। बोलो ये बात क्लियर हो गई क्या? तो सारा का सारा खेल किसका है? सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन का है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में मैंने बताया था कि कोई भी एटम होता है उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उन इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी?
बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कोई एक प्रकार का पुश या पुल, क्योंकि कोई भी चालक तार होता है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं। तब तक जब तक इसको कोई बाहर से कोई पुश या पुल एक प्रकार का बल ना लगाया जाए। कोई बल लगाना मतलब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई सेल, बैटरी, जनरेटर से जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बाहर से हमने पॉजिटिव टर्मिनल, उच्च विभव, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई वोल्टेज से हमने जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। पीछे से नेगेटिव टर्मिनल यानी कि नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागता है तो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ धक्का देगा। तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फिर फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करने पर फ्री होकर मूव करने लग जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत आसानी से मूव करते हैं, तो इंसुलेटर के अंदर मूव ही नहीं करते। सेमीकंडक्टर के अंदर 0 केल्विन पर तो मूव नहीं करते, लेकिन डोपिंग मिलाने पर या रूम टेम्परेचर पर मूव करने लग जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही आपका क्या कहलाता है? वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार का चार्ज है, और चार्ज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई पर्टिकुलर दिशा की तरफ जाना, ये आपका क्या कहलाता है? आपकी इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, यानी कि विद्युत धारा कहलाता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जी इसे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला जाएगा? इसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? और ये सारी बात मैं पीछे में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ये सारी बात मैं आपको बहुत अच्छे से पीछे से एक्सप्लेन करता हुआ आ रहा हूँ। तो समझ में आया? चालक के अंदर लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो 1, 2, 3 होते हैं। इंसुलेटर के अंदर 5, 6, 7, 8 और आपके सेमीकंडक्टर के अंदर 4 होते हैं। तो हमसे पूछा है 4 से कम वाला आपका क्या कहलाएगा जी? 4 से कम वाला आपका चालक कहलाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाए। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ कवर किया है। तो मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, मजा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अभी हाल फिलहाल में एचएसएससी के तहत एएलएम एसएजेई की तैयारी करने वाले ऑलमोस्ट 20 से 25,000 बच्चे मौजूद हैं। अगर आप उनके पास शेयर करते हो, किसी एक ग्रुप के पास भी शेयर करते हो तो अपनी क्लास धीरे धीरे उन बच्चों के आगे आने लग जाएगी, फिर अपना परिवार भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या बोला है। पदार्थ जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके कारण बनते हैं भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आपके धारा के प्रवाह का कारण बनते हैं। अभी बता के आया हूँ, सेम का सेम ही क्वेश्चन है, एक सेकंड में आप इसका आंसर बता देते हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन्हें आप क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही आपके किसके कारण बनते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपके जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने लग जाते हैं तो वो चार्ज, और वो चार्ज जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को हम जानते भी हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश आवेश जिसे चार्ज बोलते हैं, डेल क्यू अपॉन में डेल टी, आवेश प्रवाह की दर को, और सिंपल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा कि आई इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा? क्यू अपॉन में टी। पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से बता के आए हम कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, जैसे आप एम्पियर या फिर जूल पर, है ना? क्योंकि आवेश को किस में मापते हैं? जूल नहीं, कूलाम पर सेकंड में मापते हैं। आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम, कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर के नाम से इसे जानते हैं। तो बोलता है पदार्थ जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आप संख्या पे मत जाइए, वो होते हैं जी चालक के अंदर। आप ये मत सोचिए कि इसके तो 1, 2, 3 होते हैं। अरे वो 1, 2, 3 जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर बुलाने के बजाय खुद ही चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? चालक के अंदर होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बात करूं तो किसके अंदर होते हैं? अर्धचालक के अंदर। और किसमें नहीं होते? तो आपके विषवाहक यानी कि आपके इंसुलेटर के अंदर मौजूद नहीं होते। चालक जिसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। क्या कहते हैं जी? कंडक्टर कहते हैं। और मैं बात करूं विषवाहक जिसे हम क्या कहते हैं जी? इंसुलेटर, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। और सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन वो डोपिंग मिलाने पर या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ही आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। सेमी कंडक्टर इसके अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ाने पर या डोपिंग डोपिंग मतलब अशुद्धि मिलाने पर ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेंगे।
तो बात की जाए कि कंडक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल है, मोटा मोटा, हालांकि अपने को बहुत आगे अच्छे से पढ़ना है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ सिल्वर एजी यानी कि सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी सिल्वर यानी कि एजी है। उसके बाद बात करूं तो सेकंड नंबर पे आपका कॉपर आता है सीयू से, है ना। थर्ड नंबर पे बात करूं तो आपका गोल्ड आता है चालकता के मामले में एयू, और फोर्थ नंबर पे बात करूं तो मैं एल एल्यूमिनियम आता है। उसके बाद आगे वाले इतने अच्छे से, वैसे क्वेश्चन तो इन्हीं चारों से बन जाते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है जी, एजी आपकी चांदी है ना, जिसका 40 परमाणु क्रमांक नंबर 47 है। कॉपर, फिर उसके बाद आपकी कौन है, आपके गोल्ड एयू, और उसके बाद आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। अगर इंसुलेटर की बात करूं तो बहुत सारे इंसुलेटर आप जानते हो, ठीक है। उसमें जो बेस्ट की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे एक चालक तार है, चालक तार के अंदर धारा का प्रवाह करवाना है, तो धारा के प्रवाह में जो सुगमता प्रोवाइड करवाता है उसे कंडक्टिविटी चालकता कहते हैं। और धारा के प्रवाह को रोकने वाला पदार्थ तो होता है आपका रजिस्टर, और रजिस्टर के अंदर गुण होता है रजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोधक के नाम से भी जानते हैं, वो धारा के प्रवाह को रोकता है। तो चालक के अंदर तो ये चालकता और आपकी प्रतिरोधकता, ये दो शब्द आते हैं। चालकता मतलब जो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड करे, और प्रतिरोधकता जो गुण है किसी मटेरियल का जो धारा के प्रवाह को रोकता है। ये तो हो गया चालक के अंदर के केस। आप जब इंसुलेटर यानी कि आप कुचालक यानी कि निष्क्रिय पदार्थ को देखते हो, तो उसके अंदर क्या करना है, हमें धारा के प्रवाह को रोकना है। तो धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि पेरा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो वो पेरा विद्युत सामर्थ्य किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा होता है जी अभ्रक के अंदर। किसके अंदर होता है, अभ्रक के अंदर होता है ना, अभ्रक का। उसके बाद में कुछ और, हालांकि मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको कि किसकी क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कैसे इनको याद करें, बस मैं दो चार नाम लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपका इंटरेस्ट बन जाए। कंडक्टर में होगा ये एजी, कॉपर, गोल्ड और आपका एल्यूमिनियम। ठीक उसी प्रकार से इंसुलेटर में अभ्रक हो गया, एक वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ होता है ना, VIR जिसे बोलते हैं, VIR, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो भाई पीवीसी हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो आप बेकेलाइट लिख सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं तो आप माइकानाइट लिख सकते हो। बहुत सारे इंजीनियरिंग मटेरियल है। एक अपनी लिख देते हैं शुष्क हवा, क्या लिख देते हैं जी, शुष्क हवा। शुष्क हवा भी आपकी क्या है जी, आपकी विद्युत ऊष्मा की क्या है, विद्युत की क्या है, विद्युत की आपकी कुचालक है, यानी कि अपने अंदर से धारा को प्रवाह नहीं होने देंगे। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए जी आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल की। किसके एग्जाम्पल हो गए, इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मेनली तो हमें वैसे पढ़ना तो 3 के बारे में, 4 के बारे में होता है, लेकिन मुख्य आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सिलिकॉन की। सिलिकॉन हो गया, है ना, जिसे आप SI से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूं जी जर्मेनियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं जर्मेनियम, जिसे आप GE के नाम से बात बोलते हैं। फिर जैसे मैं बात करूं जी कार्बन, ये भी आपका क्या है, कार्बन, हालांकि हमने कंडक्टर वाले लिस्ट में भी पढ़ा, जैसे आप C से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गए, एक गैलियम आर्सेनिक होता है, लेकिन उसको हम यहाँ इतना अच्छे से नहीं देखते, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, हालांकि सिलिकॉन है आपका वाइडली यूज्ड है, उसके बाद आपका जर्मेनियम और कार्बन। कार्बन के तो आपके प्रतिरोध बनाए जाते हैं। कार्बन के अंदर पता है क्या फीचर है, कार्बन क्या, वैसे तो सारे के सारे सेमीकंडक्टर के अंदर ये फीचर है कि वो कम तापमान पर तो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर या डोपिंग करने पर वो चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो यही काम आपके कार्बन के अंदर है, यही काम आपके जर्मेनियम के अंदर है, यही काम आपके सिलिकॉन के अंदर है। लेकिन कार्बन का एक विशेष ये है कि भाई ये बहुत अच्छा खासा ढीठ टाइप का है। इसी वजह से कार्बन के ब्रुश बनाए जाते हैं, कार्बन प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो धारा के प्रवाह को रोकेंगे। जैसे जैसे धारा का प्रवाह फोर्स लगता रहेगा, एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब लगता रहेगा तो धारा का प्रवाह होता रहेगा। तो ये एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रजिस्टिविटी डाउन आ जाएगी, यानी कि धारा का प्रवाह को रोकने वाली चीज डाउन आ जाएगी, तो धारा के प्रवाह में सुगमता प्रोवाइड कराने वाली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ने पर यही कार्बन आपका सेमीकंडक्टर से जंप करके किसके अंदर चला जाता है, कंडक्टर के। क्लियर होगी ये बात। क्वेश्चन क्या था, पदार्थ जिसमें से बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके चार्ज होते हैं, वही आपके आवेश प्रवाह की दर यानी कि विद्युत धारा को जन्म देते हैं। ये सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर।
फिर दूसरे नंबर पे बात करूँ तो सेमीकंडक्टर के अंदर, और तीसरे नंबर पे बात करूँ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो वो होते हैं जी इंसुलेटर। एग्जाम्पल देख लिया हमने, चांदी, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, अभ्रक हो गया, वेल्कलाइज्ड इंडियन रबड़ हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, शुष्क हवा हो गई, बहुत सारे है ये। इन सेमीकंडक्टर में हमें 3 ही पढ़ने होते हैं, 2 ही मान के चलो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर भी हल्का-फुल्का हम कार्बन के बारे में भी जान लेते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएँ? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सेमीकंडक्टर है, वो आपके सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पर, बहुत अच्छी बात है, ये पेपर में बार-बार पूछी जाती है। 0 केल्विन पर तो इंसुलेटर की ही तरह व्यवहार करते हैं, अचालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर 27 डिग्री या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये आपके व्यवहार करने लग जाते हैं किसकी तरह, या फिर 300 केल्विन भी इसे बोल सकते हो। रूम टेम्परेचर का मतलब कितना है? 300 केल्विन। 0 केल्विन और रूम टेम्परेचर का मतलब है 300 केल्विन, है ना? 27 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं? ये व्यवहार करने लग जाते हैं जी आपके कंडक्टर की तरह। किसकी तरह व्यवहार करने लग जाते हैं? कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, और ये खास फीचर भी है और कभी-कभार इसका डिसएडवांटेज भी होता है। वो आप आगे चलकर देखोगे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कंडक्टर में विद्युत करंट है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? वही सारी बात आ गई। किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। आप कहोगे सर ये तो वही चीजें रिपीट हो रही है। बिल्कुल भाई, वही चीजें कंडक्टर के अंदर सारी चीज वही रिपीट होगी। फिर कंडक्टर के मटेरियल देखेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम, परेशान मत होना। अब थोड़ा-सा पीछे का रिवाइज़ करते हैं। आप बताओ, मैंने एक ट्रिक बताई थी, आंसर तो आप 1 सेकंड में बता दिए। एक ट्रिक मैंने बताई थी, ईंट पर नाच। थोड़ा पीछे का रिवाइज़ कर लेते हैं, ईंट पर नाच। इसके तहत हमने आपको ये बताया था कि कौन-सी चीज़ के कौन खोज करता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के खर्चा खोजकर्ता कौन थे? टै। टै से बनाया था मैंने जे थॉमसन। क्या बनाया था जी? जे थॉमसन, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन है। कौन है जी? जे थॉमसन है। फिर पै से है प्रोटॉन और रै से है रदरफोर्ड। पै से प्रोटॉन और रै से रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड के खोज करता है गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। लेकिन इसके नाम का सत्यापन करते हैं रदरफोर्ड। यानी कि प्रूफ कर लो, प्रूफ करना मान लो, या फिर रदरफोर्ड, या फिर मान लो कि नामकरण देना रदरफोर्ड है। ठीक है? फिर है नाच, नै से न्यूट्रॉन, चे से चैंडविक। जैसे चैंडविक, यानी कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है जी? चैंडविक। कौन है? चैंडविक। थोड़ी सी मात्रा स्पेलिंग ये गलत होती है तो इसको इग्नोर कर देना। कौन है जी? चैंडविक है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तुमको ये भी ध्यान होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 गुना में। पूरा लिखूं? बोलिए पूरा लिखूं? 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का 1.602 और गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निष्कर्षण कर देते हैं। इसी वजह से बोला जाता है कि कोई भी एटम जो होता है, कोई भी जो एटम होता है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है? कोई भी एटम विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उदासीन होता है, विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है जी? उदासीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बराबर हो जाता है प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के। इसी वजह से कोई भी एटम विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है जी? विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। बात करते हैं जी आपके न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये बात भी आप अच्छे से जानते हो। ये चार्ज रहित है, यानी कि ये उदासीन है। ये खुद से ही क्या है? उदासीन है। उसने देख लिया भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लड़ मरे हैं एक दूसरे से, तो इसने खुद को ही उदासीन मान लिया, निष्क्रिय बना लिया। ठीक है? अब बात करते हैं, एक बस लास्ट चीज और कवर कर लेते हैं कि इनके द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान सबसे कम हल्का कौन होता है? द्रव्यमान में सबसे कम हल्का होता है जी आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है, 9.1 गुना में 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये सारा कुछ करवा चुका हूं मैं, बस पीछे का आपको रिवाइज करा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक साथ इकट्ठा रिवाइज कर लिया जाए इस स्लाइड पे। सेकंड नंबर पर जो आपका द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान होता है जी प्रोटॉन का। कितना होता है? ये द्रव्यमान होता है 1.672, और कहीं कहीं हम 3 भी देख लेते हैं, गुना में 10 की पावर माइनस का 28
28 नहीं 27, 3 कम करते हैं वो वाली बात, 27 केजी। कितना होता है? 27 केजी। अगर मैं बात करूं आपके न्यूट्रॉन जो मास में सबसे भारी होता है, उसका द्रव्यमान है 1.672 की जगह या 3 की जगह आ जाएगा 5 गुना में 10 की पावर सेम रहेगा -27 का -27 केजी, -27 केजी। ये सारी बातें हम जान चुके थे जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, या फिर मान के चलो जब हमने इन 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, और अपने सिलेबस का शुरुआत भी, आगाज भी हम इसी टॉपिक से करते हैं, एटम नामक टॉपिक से। क्लियर है भाई? और ट्रिक क्या थी? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इस ट्रिक के सारे हमने किया। और एटम के खोजकर्ता कौन है? एटम के खोजकर्ता कौन है जी? एटम के खोजकर्ता है, हालांकि जानकारी तो दे दी थी इंडिया के साइंटिस्ट महर्षि कणाद ने, है ना, 600 ईसा पूर्व या ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले या 2600 वर्ष पूर्व। लेकिन जो आपके साइंटिफिकली तरीके से प्रूफ करते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं। आप बताइए मेरे को कि एटम के खोजकर्ता कौन है? एटम के खोजकर्ता कौन है? इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अब बात करते हैं जी, मनुष्य शरीर एक है, ठीक है? बात चल रही थी चालक की, तो मनुष्य के शरीर से रिगार्डिंग पूछ लिया। अब हमें लगता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी धारा का प्रभाव होता है, तो किसी नंगे वायर को छू के देखिए, है ना? तो मनुष्य का शरीर क्या है? मनुष्य का शरीर भी धातु, अधातु, चालक। मनुष्य का शरीर क्या है? चालक है। एक प्रकार का क्या है? चालक है। तो अब बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। अब 2-3 शब्दों को यहाँ थोड़ा-सा बोल देता हूँ, हालाँकि डिटेल से तो जब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब पता लगेगा तुमको, क्योंकि अगला चैप्टर अपना रजिस्टर है, तो उसमें आएगी ये सारी चीज़ें। देखो होता क्या है कि धारा का जो प्रवाह तभी होगा, कुछ एक कंडीशन है धारा के प्रवाह के लिए। एक तो क्लोज सर्किट होना चाहिए। धारा का प्रवाह तभी होता है जब सर्किट आपका क्या हो? क्लोज, यानी कि बंद परिपथ में ही धारा का प्रवाह होता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है, वो प्रतिरोध होता है। धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है, रोका-टोकी करता है, जैसे घरों में, और ज़रूरी नहीं कि रोका-टोकी करने वाली हर चीज़ आपके लिए नुकसानदायक हो। घरों में रोका-टोकी कौन करता है? अपने बड़े-बुजुर्ग, है ना? अपने मम्मी-पापा, दादा-दादी, चाचा, भाई, बड़े, जो हमें कोई भी गलत काम करने से रोकते-टोकते हैं। तो रोका-टोकी वाली चीज़ हमेशा गलत नहीं होती, वो कभी-कभार हमारे हित में भी होती है। ठीक उसी प्रकार से धारा को ऊष्मा के तौर पर प्रतिरोध नष्ट कर देता है, यानी कि धारा के प्रवाह को रोकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई रोकने वाला है तो कोई सेव करने वाला भी है। तो कोई भी चालक तार होता है, उसमें धारा का प्रवाह तभी पॉसिबल है जब एक तो क्लोज सर्किट हो, और दूसरी बात उसमें कुछ सेव करने वाली उसकी चालकता हो। उस चालकता को कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हो गई, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मनुष्य का जो शरीर है, उसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। धारा का प्रवाह होगा तो धारा को रोकने वाला भी कोई होगा, तो धारा के प्रवाह को रोकने वाला प्रतिरोध होता है। तो मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग होता है। जैसे मनुष्य का शरीर शुष्क हो, बिल्कुल कोई भी, मतलब कि गीला, पाँव वगैरह गीले ना हो, अच्छे खासे आपने अच्छी सोल के, मोटाई वाले आपने रबड़ के, क्योंकि रबड़ आपका क्या है? सोल, अच्छी सोल वाला रबड़ है, वो आपका विद्युत का क्या है? कुचालक है। इंसुलेटर मटेरियल में हम पढ़ते हैं। तो वो अच्छे, शरीर सूखा हो, पाँव में जूते वगैरह पहन रखे हो, तब मनुष्य के शरीर का तापमान बहुत अच्छा खासा होता है। 1 लाख से 6 लाख ओम होता है, प्रतिरोध को हम ओम में मापते हैं। लिखूँगा मैं ये सारा कुछ। दूसरी, जब मनुष्य का शरीर गीला हो जाता है, चप्पल वगैरह नहीं डाल रखे, तो धारा का प्रवाह तो होगा, और धारा का प्रवाह, धारा हमेशा उस मार्ग को चूज़ करती है जिसमें प्रतिरोध कम हो, सर्किट पूरा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी जो है, आपकी अर्थ है, वो एक जीरो प्रतिरोध, लगभग जीरो प्रतिरोध माना गया है। तो धारा प्रवाह आएगी और अपने बॉडी से होते हुए, क्योंकि उसको कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि चालक हो गया बॉडी, तो उसमें से होते हुए पृथ्वी में चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी का प्रतिरोध अनंत नहीं, तो माना गया है, शून्य माना गया है। तो वो उसके अंदर चली जाएगी, सर्किट का प्रभाव। तो शुष्क शरीर और आपके गीले शरीर में दिन रात का अंतर होता है। इसी वजह से आपको बोला जाता है व्यवहारिक लाइफ में कि पाँव, मतलब बॉडी गीली हो या पाँव में चप्पल या जूते नहीं डाल रखे हो, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मत छूइए। क्यों नहीं छूइए? क्योंकि हो सकता है कि कोई नंगा वायर आपके हाथ से, पाँव से, बॉडी के कहीं टच हो जाए, तो सर्किट कंप्लीट होगा, धारा का प्रवाह होगा, आपको विद्युत का झटका लगेगा और आपकी मौत भी हो सकती है। कितने वोल्टेज पर, कितनी एम्पीयर पर, मिली एम्पीयर पर मौत होती है, वो सारे के सारे जब हम सेफ्टी वाला चैप्टर करेंगे तब बताएँगे। 0 से 5 मिली एम्पीयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असंवेदनशील होता है। फिर आपके 20 मिली एम्पीयर तक आपको
हल्का-फुल्का झटका महसूस, मांसपेशियों में सिकुड़न आती है। 50 मिली एम्पीयर पर आपके हृदयघात की संभावना होती है और फिर 100 मिली एम्पीयर पर निश्चित आपकी मौत हो जाएगी। ये मिली एम्पीयर की बात चल रही है और 1 एम्पीयर यानी कि 1000 मिली एम्पीयर के बराबर होता है, वो 20 वयस्क की मौत का कारण बन सकता है। तो ये कब किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है कि आपकी बॉडी का प्रतिरोध कितना है। तो मनुष्य का शरीर क्या है? चालक है। अब मनुष्य के शरीर के हम प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं। मनुष्य के शरीर का क्या देखते हैं जी? प्रतिरोध। अब मैं मोटा-मोटा यहाँ बताते हुए चलूँगा, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम रजिस्टर वाले चैप्टर में भी देखेंगे और साथ में हम कहाँ देखेंगे? साथ में हम देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी यानी कि सुरक्षा और व्यावसायिक वाले चैप्टर में इसको पूरा किया जाता है। तो पहली कंडीशन है शुष्क शरीर। मनुष्य का शरीर क्या हो? शुष्क हो, यानी कि गीलापन ना हो। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ। शुष्क शरीर के में मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में मापते हैं। तो वो होता है जी 1 लाख से 1 लाख से 6 लाख तक। 1 लाख टू 1 लाख टू 6 लाख। अब कहोगे सर ये इतना वेरिएशन क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि भाई किस-किस कंडीशन में मनुष्य का शरीर है। है ना? कोई मान के चलो कि अच्छा खासा हट्टा-कट्टा मस्कुलर वाला है, तो भई उसका प्रतिरोध हल्का-फुल्का कम होगा। अब कोई सिकुड़ा हो गया, बिल्कुल शरीर पे कोई मांसपेशी या चर्बी वगैरह नहीं है, तो उसका प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख के बीच में रहता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, अगर शरीर आपका गीला हो, गीला शरीर, तो उसके शरीर का प्रतिरोध तो बहुत अच्छा खासा रहता है। शरीर अगर आपका गीला हो, गीले शरीर का प्रतिरोध ऑलमोस्ट कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000 और मापते किसमें? ओम में मापते हैं। मापते किसमें जी? ओम में। ओम का सिंबल बना दूँ? ये वाले, ओम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? ओम में। ओम में। प्रतिरोध को किसमें मापते हैं? ओम में। तो इस बात को पता है कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है ऐसे, 10 की पावर कितना है? 3 ओम। ये ऑप्शन भी आपको नज़र आ सकता है। अच्छा, एक ये 2 तो पूछे ही गए, इसके साथ एक 2 और याद कीजिए। जैसे मैं बात करूँ हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ का प्रतिरोध कितना है? हैंड टू हैंड कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे, ये होता है ऑलमोस्ट 400 से 500 ओम, ऑलमोस्ट 400 से 500 ओम। अगर मैं बात करूँ ईयर टू ईयर, एक और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी? ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, कान से कान का, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस हो गया और भाई बॉडी मस्कुलर ये ऑर्गन आपका भी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे आपके मतलब रसों से भरा पड़ा है, तो इस वजह से गीलापन ज़्यादा रहेगा, तो ये होता है ऑलमोस्ट आपके 100 ओम। कितना होता है? 100 ओम। और जो धारा का प्रवाह होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, धारा का प्रवाह क्या हो किस पे डिपेंड करता है? आप जब ओम्स लॉ करोगे ना, तो ओम्स लॉ के तहत हमें एक थोड़ा हल्का-फुल्का ये भी बताइए। ओम्स लॉ करोगे तब आपको बताया जाता है कि जो धारा है, वैसे तो किसी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी बंद डीसी परिपथ में अप्लाई वोल्टेज धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 2 पॉइंटों के बीच का विभव विद्युत धारा के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल वाली साइन को हटाते हैं तो R इज इक्वल टू V अपन में I आ जाता है। ये ओम्स लॉ है। लेकिन हमने याद कर रखा है कैसे? V इज इक्वल टू कैसे याद कर रखा है बताइए? V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। इससे हमने याद कर रखा है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है और I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपन में R और R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपन में I। तो धारा का प्रवाह, ये धारा का प्रवाह किस पे डिपेंड कर रहा है? धारा का प्रवाह डिपेंड कर रहा है सर I इज इक्वल टू V अपन में R। I इज इक्वल टू किसके हो गया? V अपन में R हो गया। और इसके लिए इसी टॉपिक पे हम क्रॉस नहीं जा रहे, कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। V मतलब वोल्टेज, R मतलब प्रतिरोध। अब सुनिए, वोल्टेज अब हमने ये जो निकालने हैं ना, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार है। ये वोल्टेज वहां पर कितना आता है? 110 वोल्टेज होते हैं। इंडिया में कितना होता है? 220 240 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज और बटा में किससे? प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे, तो आपके धारा का मान आ जाएगा। जितनी धारा शरीर में से प्रभावित होगी उतना ही ज़्यादा करंट लगेगा, जितनी कम धारा प्रभावित होगी उतना ही कम करंट लगेगा। तो धारा के प्रवाह को कौन रोकेगा? प्रतिरोध। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, इस बात को क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रतिरोध के। ध्यान रखेंगे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि R मतलब रजिस्टर प्रतिरोध, उसकी तो वैल्यू फिक्स होती है। माइक्रो ओम का, मिली ओम, मेगा ओम का, गीगा ओम का, ये तो फिक्स है। लेकिन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रतिरोध के। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आए, तो परेशान मत होना। इस बात का मतलब क्या है
इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का मान ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में से धारा का प्रवाह कम होगा। धारा का प्रवाह कम होगा यानी कि विद्युत का झटका भी आपको क्या लगेगा, विद्युत का झटका भी आपको बहुत कम लगेगा। विद्युत का झटका भी क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। कितने पे कितना लगता है वो हम बाद में देखेंगे। तो यानी कि प्रतिरोध का मान ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से सूखा शरीर होगा तो प्रतिरोध 1 लाख से 6 लाख ओम होगा, और जब गीला शरीर होगा तो मात्र 1000 ओम, 10 की पावर 3 ओम होगा। यानी विद्युत का झटका ज्यादा लगने के चांस गीले में है। और 110 को जब 1000 से समझाऊं या फिर कभी और कोई में टॉपिक में देखेंगे, अदरवाइज हम ऑफ द टॉपिक चले जाएंगे। बस मनुष्य का शरीर एक चालक होता है और ये प्रतिरोधक मैंने बता दिए। सूक्ष्म शरीर का 1 से 6 सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। गीले का 1000 ओम, हैंड टू हैंड 500 ओम पूछा गया है। ईयर टू ईयर कितना होता है, मात्र 100 ओम होता है। ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होगा, जैसे यहाँ दे रखा है, तो विद्युत का धारा का मान कम प्रभाव होगा और विद्युत का झटका कम लगेगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, ताप में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ताप गुणा क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। अब देखिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हमने 3 प्रकार के मटेरियल देखे हैं। एक तो देखा है जी चालक, एक तो क्या देखा है चालक, एक देखा है जी हमने क्या अर्धचालक, बीच में रखा है मैंने इसको बिल्कुल, अर्धचालक। अर्धचालक 3 प्रकार के इंजीनियरिंग मटेरियल आपके, चालक, अर्धचालक और एक है जी आपका कुचालक। एक क्या है जी, कुचालक। आपको पता होगा कि चालक में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, बहुत अच्छी खासी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अर्धचालक में मौजूद होते हैं 0 केल्विन पर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते, तो रूम टेम्परेचर पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। सुनिए इनका, अब यहां मैं सेंस बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देखेंगे। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ये बढ़ने का निशान लगा दिया मैंने, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, है ना, इनका प्रतिरोध, इनका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है वैसे, रेजिस्ट लिख दूं इधर, विशिष्ट प्रतिरोध, थोड़ा सा क्लियर ही कर लेते हैं इस बात को। वो होता है जी विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। तापमान बढ़ने पर इनका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात आपको समझानी। तापमान बढ़ने पर इनका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ तापमान बढ़ेगा, यहाँ भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा। तापमान बढ़ने पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यहाँ भी तापमान बढ़ाया हमने, तापमान बढ़ने पर कुचालकों का भी विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है। तो सुनिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़े, प्रतिरोध के सेंस में ध्यान रखना है। चालकों के अंदर टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो उस बात को पता है क्या बोला जाता है, उस बात को बोला जाता है पीटीसी, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़े ना घटे तो उसको बोला जाता है एनटीसी, एनटीसी, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटे तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एनटीसी बोला जाएगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाएगा। अच्छा एक चीज यहां मैं तुमको बताऊं, प्रतिरोध बढ़े तो चालकता घटती है, प्रतिरोध बढ़े, प्रतिरोधकता बढ़े तो चालकता घटती है, यानी कि कंडक्टिविटी कम होगी। यानी कि चालक को हम बहुत अच्छा मान रहे हैं, चालक मतलब धारा का प्रवाह करवा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, तो इसकी कंडक्टिविटी घटेगी, तो उसकी चालकता कम हो जाएगी। जबकि सेमीकंडक्टर को हम डी टाइप का मान रहे हैं। कैसे, स्टार्टिंग में इसने बताया कि भी तुम मेरे को रूम टेम्परेचर पे रखोगे, बिना डोपिंग के मेरा इस्तेमाल करोगे, मैं तो भाई धारा का प्रवाह नहीं होने दूंगा। रूम टेम्परेचर पे तो मैं धारा का, सॉरी 0 केल्विन पर धारा का प्रवाह नहीं होने दूंगा। इंसुलेटर की तरह व्यवहार कर रहे थे, फिर भी हमने इसका इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं यार, खोटा सिक्का है, पता नहीं कम काम आ जाए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, भाई साहब पर विशिष्ट प्रतिरोध तो घट गया, इतना ज्यादा कम हो गया, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ये अर्धचालक अब किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, आपके चालक की तरह व्यवहार करने लग, ठीक है। आपको वो सेम कंडीशन यहाँ है, इसमें धारा का प्रवाह क्यों नहीं हुआ। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो आपका प्रतिरोध तो घटा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं घटता है, इतना ज्यादा नहीं घटता है कि जिससे धारा का प्रवाह हो जाए। ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा प्रतिरोध नहीं घटता है कि जिससे क्या हो जाए, धारा का प्रवाह हो जाए। हम इस बात को यहाँ मेंशन कर देते हैं, इतना ज्यादा कम नहीं होता
कि जिससे करंट का क्या हो जाए, करंट का प्रवाह हो जाए। प्रतिरोध तो घटेगा, लेकिन प्रतिरोध का घटना मतलब चालकता का बढ़ना, प्रतिरोध का घटना मतलब चालकता का बढ़ना, लेकिन इतना ज्यादा नहीं घटता कि जिससे धारा का प्रवाह हो जाए। समझ गए? तो इसने कहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है। तो ताप गुणा कैसा होता है? ऋणात्मक धनात्मक, तो उसको बोलते हैं पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। समझ में आ गई ये बात? लेकिन ध्यान रखेंगे अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है इसका मतलब एंटीसी है, मतलब उल्टा चले। पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध बढ़े, पॉजिटिव टेम्परेचर, इन दोनों का प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बढ़ने के साथ घटता है, लेकिन इसका इतना ज्यादा नहीं घटता कि धारा का प्रवाह हो जाए। ये अब भी धारा का प्रवाह नहीं करवा पाता, लेकिन ये आपका कुचालक से चालक की तरफ चला। चलिए रहा भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बार कॉल आई थी, सर को कॉल बैक कर लेता हूँ, फिर आगे टू कंटिन्यू। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसपे कई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पूरे पदार्थ में विचरण की अनुमति देते हैं? तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जो पूरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर देता है? सुचालक, अर्धचालक, उष्मारोधी, अति उष्मारोधी, तो वो क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। अब सुनिए, ये जो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली मूव करने की अनुमति देते हैं, ये फ्री होके मूव करवाना कहाँ है? समझिए इस बात को। दो बैंड होते हैं, हल्का सा डायग्राम बना रहा हूं, समझने की कोशिश करना। दो बैंड होते हैं, एक बैंड होता है जी, है ना, बैलेंस बैंड। ये पहला बैंड हो गया हमने, बैलेंस बैंड। और दूसरा बैंड हो गया जी, इसके पास मिलता जुलता है बना रहे हैं, कंडक्शन बैंड। ये दो बैंड है। पहले बैंड का नाम क्या है? ये वाला बैंड होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसे? बैलेंस बैंड। इस बैलेंस बैंड में क्या भरे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर जो बैंड होता है, उस बैंड को बोलते हैं जी क्या? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड के। एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बैलेंस बैंड से किसकी तरफ जाते हैं? कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं। और यही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अब समझिए इस बात को, ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हल्का सा मैंने ये गैप दिखाया है, इस गैप को बोलते हैं हम एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं? एनर्जी। वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं इसे, एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप है, ये कंडक्टर के अंदर, ये सेमीकंडक्टर के अंदर, और ये इंसुलेटर के अंदर अलग अलग होते हैं। तो बात करते हैं, ये एनर्जी गैप आपका कंडक्टर के अंदर पता है कितना होता है? नहीं होता है, जीरो इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है। एनर्जी गैप को किस में मापते हैं? इलेक्ट्रिक वोल्ट में मापते हैं। एनर्जी गैप को किस में मापते हैं? इलेक्ट्रिक वोल्ट में मापते हैं। और इस इलेक्ट्रिक वोल्ट की प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी मैंने दिखाया था कि इलेक्ट्रिक वोल्ट किसके बराबर होता है? ऊर्जा, ऊर्जा को बताता है। एक इलेक्ट्रिक वोल्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है 1.602 गुना में 10 के पावर माइनस 19 गुना। सेमीकंडक्टर के अंदर ये जो एनर्जी गैप है, वो 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इंसुलेटर के अंदर ये एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा होता है, 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा होता है। और प्रॉपर तरीके से कोई इंसुलेटर कब कहलाएगा? जब उसकी एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो। क्या है? प्रॉपर तरीके से इंसुलेटर कब कहलाएगा? 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो। 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा को हम बोल तो दिया, लेकिन आपको पता है उसके अंदर जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रतिरोधकता डाउन आएगी, प्रतिरोधकता डाउन आएगी तो कंडक्टिविटी बन जाएगी। तो 1 के आस-पास हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाकर या डोपिंग वगैरह कर कर हम उस सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरफ लेके आ सकते हैं।
तो 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा आपका इंसुलेटर रहेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा आपका इंसुलेटर, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंसुलेटर कब कहलाएगा? 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। वहाँ जाकर आप चाहे कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी ही डाउन आ जाए, लेकिन इतनी डाउन नहीं आ सकती कि धारा का प्रभाव, इतनी डाउन नहीं आएगी कि क्या हो जाए? धारा का प्रभाव हो जाए, है ना? इतनी डाउन नहीं आएगी कि क्या हो जाए? धारा का प्रभाव हो जाए। एनर्जी गैप विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, अब सुनो मेरी बात को। एक बात और समझो इसमें, कि ये जो एनर्जी गैप है 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 0 इलेक्ट्रिक वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट से ज़्यादा या 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट। हमने 3 मेनली तो 3 नाम सुने थे। कौन-कौन से? एक तो था, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ मैं, जो सेमीकंडक्टर वाला जो मैं बोल रहा था 0 केल्विन पर ये इतने व्यवहार करते हैं और 300 केल्विन पर इतना, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। कि जी जब टेम्परेचर कम होता है ना, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी गैप 1 से ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा होगा तो वो किसमें होगा? इंसुलेटर में होगा। जैसे-जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या फिर डोपिंग करेंगे, इम्प्योरिटी या फिर अशुद्धि ऐड करेंगे, तो वो एनर्जी गैप 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 1 से कम होते ही वो आपका किस कैटेगरी में आएगा? कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। 1 होगा तो आपका सेमीकंडक्टर रहेगा, और 1 से ज़्यादा या 5 तक होगा तो वो आपका इंसुलेटर होगा। तो बात करते हैं सिलिकॉन की, या फिर मैं कोई नए क्वेश्चन में बता दूंगा, ये समझ में आ गया? 1 से कम हुआ तो वो कंडक्टर की तरफ, 1 से ज्यादा हुआ तो इंसुलेटर की तरफ। ये मैं कोई नए क्वेश्चन में बताऊंगा। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में विचरण करते रहते हैं, वो सुचालक कहलाते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर की बात करेंगे ना, तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ना ऐसे चिपका रहेगा। तो ऐसे चिपका रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ इसमें ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते रहेंगे, कंडक्टर के अंदर ऐसे बहुत इजीली मूव करते रहेंगे। ऐसे जब मूव करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही आपका आवेश प्रवाह यानी कि आपकी विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर है भाई? अब यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट था जिससे हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर नामक पदार्थ को बनाया है। किस प्रकार से बनाया? संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से। अब यहाँ से कंडक्टिंग मटेरियल स्टार्ट होता है। निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट हैंडसम क्वेश्चन है। इससे बेस्ट क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, और हमेशा ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, आगे भी देखने को मिलेगा। तो इस सारे हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? सबसे पहले चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमीनियम। और क्वेश्चन की खास बात पता है क्या है? कि ये जिस ऑर्डर में लिख रखे हैं ना, चालकता भी उसी ऑर्डर में होती है। चालकता भी उसी ऑर्डर में होती है। चांदी जिसे हम क्या बोलते हैं? सिल्वर, किससे डिनोट किया जाएगा? Ag से। तांबा जिसे हम बोलते हैं कॉपर, किससे डिनोट किया जाएगा? Au से। सोना गोल्ड जिसे हम गोल्ड बोलते हैं, किससे डिनोट किया जाएगा? Au से। और एल्यूमीनियम जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? Al से। परमाणु क्रमांक किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूंगा। अब यहाँ इनकी चालकता देखते हैं। इसकी जो चालकता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक है वो आपका होता है जी, क्या? चांदी होते हैं। तो इसकी चालकता पता है कितनी है? 98%। 100% कोई चीज़ नहीं होती, 98% इसकी चालकता है। कॉपर की बात करूँ तो 90 से लेकर 92% तक इसकी चालकता होती है। सोने की बात करूँ तो 70% इसकी चालकता होती है। हमें लगता है कि सोने की चालकता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महँगे से हम जज कर लेते हैं। तो भई हर चीज़ महँगी गुणवान नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हर दिखने वाली चीज़ सोना भी नहीं होता, ये भी हमने कहावत सुनी है। तो कहने का चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो कहने का मतलब है चालकता को गोल्ड से रिलेट मत कर लेना, 70% है। और एल्यूमीनियम की चालकता वो तांबे की चालकता का 60% है। तांबे की चालकता का 60% है। फिर से सुनिए, एल्यूमीनियम की चालकता तांबे, ये क्वेश्चन आएगा आगे आपके। एल्यूमीनियम की चालकता तांबे की, कॉपर की चालकता का 60% है। 90 का 60% बोलो, 9 छीके 54, ऑलमोस्ट 54-55% है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि एल्यूमीनियम का भार घनत्व तांबे के भार घनत्व का 1/3 है। मतलब इसका अगर भार 3 है तो इसका 1 होता है। इसका ऑलमोस्ट 27 दशमलव समथिंग होता है, और इसका 87 दशमलव 27 तिया ऑलमोस्ट ट्रिपल के सेंस में जाता है। तो ये चांदी, तो हमसे पूछा है निम्न पदार्थों में किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता है, तो सबसे ज्यादा सुचालकता किसकी है? चांदी की, और कितनी है? 98%। सेकंड नंबर पे किसकी है जी? कॉपर की। चालकता के मामले में इस बात को लिख देता हूं, सबसे ज्यादा चालकता किसकी है जी? चांदी की। चांदी के बाद किसकी है जी? कॉपर की। कॉपर के बाद किसकी है जी? गोल्ड की।
AU की, और गोल्ड के बाद किसकी है जी, एल्यूमिनियम की। इसके बाद वाली लिस्ट पे आपको ध्यान नहीं देना, लिखना चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, इन चारों से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, इन चारों से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। अब चांदी को अच्छे से कवर कर लेते हैं, चांदी को अच्छे से कवर कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या चीज ध्यान रखनी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक। चांदी आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। और क्या, और क्या बात ध्यान रखनी है, सुचालक होने के साथ साथ इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, 92% है। कंडक्टिविटी कितनी होगी, कंडक्टिविटी यानी कि धारा के प्रवाह में जो सुगमता प्रोवाइड करवाता है वो कितनी है, 98% है, 98% है। तो इसकी रेजिस्टिविटी भी होगी, जो धारा के प्रवाह में बाधा डालता है, रेजिस्टिविटी भी होगी, यानी कि प्रतिरोधकता, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो सबसे कम है, क्योंकि चालकता सबसे ज्यादा है तो प्रतिरोधकता सबसे कम है। कितनी है जी, ये है मात्र 1.59, कहीं कहीं ये 1.6 भी लिख रखी है, 1.59 गुना में 10⁻⁻8। और प्रतिरोधकता को, प्रतिरोध को मापते हैं ओम में, और प्रतिरोधकता को मापते हैं ओम मीटर में। किसमें मापते हैं जी, ओम मीटर में मापते हैं। प्रतिरोधकता को किसमें मापते हैं, ओम मीटर में मापते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसमें क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है जी, इसका गलनांक बिंदु। क्या ध्यान रखेंगे, गलनांक बिंदु। थोड़ा सा साइड में होके लिख रहा हूं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। इसका जो गलनांक है वो है जी 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। एक मैं बात करूं जी इसका घनत्व, एक बात करते हैं जी इसका घनत्व, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं क्या, घनत्व। इसके घनत्व की मैं बात करूं, घनत्व समझते हो ना, जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, घनत्व है जी इसका 8.9, याद रखो, वैसे 8.93 है, लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन 8 ये याद करना है तो ऐसे याद कर लेंगे, 8.9, 8.9 घनत्व कितना है जी, 8.9 ऐसे याद रख लेंगे, लेकिन प्रॉपर याद रखो तो 8.93 है, 8.93 है। एक इसका मास याद ध्यान रखो एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू में जब ध्यान रखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 100 को क्रॉस करने पर है, 100 को क्रॉस करोगे तो इसका मिलेगा, और याद रखना चाहो तो 107.86 होता है वैसे तो, लेकिन 107 याद रख लो, वैसे 105 भी याद रख सकते हो। ये मास से रिलेटेड तो नहीं पूछा गया, और किस में मापा है, ये ए एम यू में मापा है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बाकी ये जो पूछे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, तो आप क्या कहेंगे, चांदी है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। कंडक्टिविटी 98%, रेजिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध 1.59 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर है। गलनांक बोलूं 960, 960 डिग्री तक के टेम्परेचर को सहन कर जाती है। घनत्व बोलो तो 8.93, ये पेपर में पूछा जा सकता है। जैसे कॉपर का घनत्व 10.3 है, लेकिन 10.5 के सेंस में आया हुआ क्वेश्चन, तो हो सकता है कॉपर का आया तो चांदी का भी आ जाए। तो मास पूछा है 107.86 एएमयू। अच्छा, ये चांदी आपको पता है अच्छी खासी कॉस्टली है, चांदी आपकी क्या है, कॉस्टली है, इस वजह से इसका प्रयोग हर जगह हम नहीं करेंगे, लेकिन एक ध्यान रखेंगे कि इसका प्रयोग हम कनेक्टर, संयोजक बिंदु बनाने में, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, यहाँ लिख देता हूँ, दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, संयोजक बिंदु बनाने में, क्या बनाने में, ले कनेक्ट पॉइंट बोल सकते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, संयोजक बिंदु बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं जी, संयोजक बिंदु बोल दो या कनेक्टिंग पॉइंट बोल दो, आपकी मर्जी है, हिंदी में लिख देता हूँ, संयोजक, रिले वगैरह में या फिर जो वायर है उनके कनेक्टिंग पॉइंट यानी कि संयोजक बिंदु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, और वो भी पता है क्यों करते हैं, क्योंकि आपको बेस्ट कंडक्टिविटी चाहिए, इस वजह से इसका प्रयोग हर जगह नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा है, तो इसका प्रयोग कोई विशेष स्थिति में, जब हाँ आपको कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए तब इसका प्रयोग करते हैं, संयोजक बिंदु में कनेक्टिंग पॉइंट्स बना। तो घनत्व कितना है, 8.9 ऐसे याद रख लेंगे। मास कितना है, 105 के सेंस में याद रखेंगे, ये नहीं पूछा गया, बाकी सारी पूछी गई चीजें। कनेक्टिविटी पूछे तो 98% है, रेजिस्टिविटी पूछे तो सबसे कम है, 1.59 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर में है, क्योंकि रेजिस्टिविटी को आप किस में मापते हो, ओम मीटर में मापते हो। क्लियर है भाई। तो चांदी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चीज मेरे को लगी गड़बड़ की, लिए मैंने गलत बोल बोल तो मैंने गलत दिया,
और गलत बोलने के साथ-साथ मैंने लिख दिया घनत्व है ना इसका, वो है जी 10.3। घनत्व कितना है? 10.3। 8.9 चांदी का है, सॉरी कॉपर का है। ये चांदी का घनत्व कितना है? 10.3। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाएँ, नेक्स्ट देखिए क्या है। कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्यों करते हैं कॉपर का प्रयोग? कह रहा है कि यह उच्च चालकता होती है, इसमें फाइन वायर बनाया जा सकता है, यह सिल्वर से सस्ता है, इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। और लास्ट ऑप्शन है इन सब, तो लास्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे इन सब, सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। चालकता इसकी कितनी है? चांदी के बाद चांदी की चालकता कितनी है? 98%। सेकंड नंबर पर चांदी चालकता के मामले में है। चालकता के मामले पर ये कौन सी पोजीशन होल्ड करता है? सेकंड पोजीशन पर है इसकी चालकता। तो इसकी सेकंड पोजीशन पे चालकता है, तो इसकी चालकता कितनी है? इसकी चालकता 92 90% या 92%, 90 के सेंस में लिख लेते हैं, 90 से 92% इसकी चालकता रहती है। इससे फाइन वायर बनाए जा सकते हैं। देखिए, जो भी आपके चालक पदार्थ हो गए, चालकों के अंदर जब गुणों की तरफ देखा जाएगा ना, तो पहला गुण होता है सस्ता हो और सरलता से उपलब्ध हो। सस्ता हो, सरलता से उपलब्ध हो। अब देख लिया हमने गोल्ड, गोल्ड कोई सस्ता भी नहीं और सरलता से मिलता भी नहीं, क्योंकि भारत में तो गोल्ड के खाने ही 3-4 हैं। कहने को तो 7-8 है, लेकिन उनमें से 1 या 2 खानों में ही आपका गोल्ड मिलता है। तो ना तो सस्ता है, ना सरलता से उपलब्ध है और ना ही इतनी कंडक्टिविटी है, 70%। इस वजह से गोल्ड को तवज्जो नहीं दी। फिर हमने देखा कि गोल्ड से सस्ती आपकी चांदी है, लेकिन चांदी इतनी सस्ती नहीं है कि भी हर जगह प्रयोग कर लें। उनका प्रयोग तो कोई विशेष परिस्थिति में, अदरवाइज लोग तो आपको पता है बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ तो कॉपर के वायर नहीं छोड़ते, कॉपर छोड़ो एल्यूमीनियम के नहीं छोड़ते, एल्यूमीनियम छोड़ो लोहे के भी नहीं छोड़ते, कुछ मिला उठा के ले गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेफ्टी के पर्पज पर चांदी को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। फिर आता है जी कॉपर। कॉपर की चालकता सेकंड पोजीशन होल्ड करती है और सस्ता और सरलता से मिल भी जाता है। सबसे सस्ता इन सब में आपका एल्यूमीनियम है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कॉपर का भी प्रयोग करते हैं और एल्यूमीनियम का। कॉपर का प्रयोग जब ज़्यादा मात्रा में आपका कॉपर लगे, तो कॉपर को ना यूज़ करके हम एल्यूमीनियम का यूज़ करें। लेकिन जहाँ पर आपकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी शो करनी है, तो कॉपर का। आपने सुना होगा जब भी कोई आप कॉस्टली कोई मशीन, मोटर वगैरह लेने जाते हो, तो सबसे पहले पंखा भी लेते हो तो कहते हो कि वाइंडिंग किसमें है? तो वाइंडिंग होती है कॉपर की। कॉपर की वाइंडिंग अच्छी होती है, क्योंकि वो गर्म होकर आपकी इंसुलेशन को ब्रेक नहीं करेगी। तो यही बात है सेकंड पोजीशन पर। और इनके जो गुण है, गुणों की मैं बात करता हूं तो सस्ता व सरलता से उपलब्ध हो, सस्ता भी हो और सरलता से भी उपलब्ध हो, है ना? ये तो एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, लेकिन ये सेकंड पॉइंट पे अब आते हैं। एक गुण होता है तन्यता का। तन्यता, तन्यता का मतलब क्या होता है कि भी बहुत ही कम मात्रा में बहुत लंबी वायर। सबसे बेस्ट तन्यता तो होती है गोल्ड की। तन्यता और आघात वर्धे, तन्यता और आघात वर्धे, है ना? तन्यता, डक्टाइल और आघात वर्धे मेलाबलेबल बोलते हैं, ऐसे कुछ इंग्लिश के शब्द है, उनको छोड़िए। तन्यता का मतलब होता है तन्य, तंतु, तंतु से याद कर लो। तंतु आपका बहुत ही पतला होता है, तो इसका मतलब बहुत ही कम ग्राम मात्रा में इससे बहुत लंबी वायर बनाई जा सके, उसे बोलते हैं तन्यता। तो बेस्ट तो है गोल्ड की। गोल्ड के बाद बात करूं तो सिल्वर की, और सिल्वर के बाद बात करूं तो कॉपर की तन्यता बहुत अच्छी। एक होता है जी आघात वर्धनीय है, घात, ये लिखा नहीं जाएगा मेरे से। सर्च करूँ एक बार? नेट पे सर्च करते हैं कि आघात वर्धे कैसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखना पड़ेगा गोल्ड के फीचर्स। सोने की तन्यता और आघात वर्धना कैसी है? हम आ जाएगा हिंदी में। अब यार यहाँ इतनी लिख दो और बाद में कोई देखिए कि सर ने तो आघात वर्धन ही नहीं लिखा गया। सोना एक आघात, बेहद तन्य और आघात वर्धनीय धातु है। आ गया। इसका मतलब है अरे कि चुप हो इसे जा पतले बस। तारों में खींचा है और हम्म, पतली चादरों में होता पीटा है। जा सकता है। ये लचीलापन आभूषणों और अन्य बारीक संरचनाओं में होता है। आघात, वैसे तो आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अपनी पीडीएफ में ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, इस वजह से मेरे को लगा भी मेरे से नहीं लिखा जाएगा। समझ गए इस बात को? क्या बताया मैंने? मैंने बताया था कि बेस्ट, भाई कोई भी अगर आपका एक मिनट रुक जाइए भाई। कोई भी आपका क्या चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल पे यूज कर रहे हैं तो सस्ता होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, तन्यता पतली तार बनाई जा सके, आघात वर्धने मतलब पीट पीट के पतली चादर बनाई जा सके, ये गुण होने चाहिए। तो इसे बोला कि फाइन वायर बना जा सकता है।
बिल्कुल थर्ड पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर? फाइन वायर बनाने के सेंस में ये थर्ड पोजीशन पे है। बेस्ट फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चालकता के मामले में हम पिछले पेज पे पढ़ ही चुके हैं। फर्स्ट पोजीशन पे चालकता के मामले पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे चालकता के मामले पर चांदी है। पतली पतली चादर चादर बनाने के फर्स्ट पोजीशन पर गोल्ड रहता है। तन्यता और आघात वर्तने के मामले में फर्स्ट पोजीशन, तन्यता और आघात वर्तने के मामले पर फर्स्ट पोजीशन पर पता है कौन होता है? गोल्ड होता है। गोल्ड से बहुत ही कम मात्रा में यूज कर हम बहुत पतली 1 मीटर लंबी 1 किलोमीटर लंबी ऐसे आते हैं ना जीके में क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा किसकी पतली तार सबसे ज्यादा किसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? गोल्ड की बनाई जा सकती है। लेकिन कॉपर की पोजीशन कौन सी है? इतनी खराब पोजीशन है थर्ड पोजीशन। ठीक है भाई, यह सिल्वर से सस्ता है। बिल्कुल सही है। सबसे कॉस्टली की बात करूं, कॉस्ट के सेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे महंगा कौन हो गया? सबसे महंगा हो गया जी गोल्ड। गोल्ड के बाद बात करूं तो सिल्वर। सिल्वर के बाद बात करूं तो जी कॉपर थर्ड पोजीशन पे है। कॉपर के बाद करूं तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है ना, वो भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इस वजह से आज के टाइम में जितनी भी वायर है, सिरोपरी लाइनें हैं, ट्रांसमिशन लाइन है, वो किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम की थोड़ी सी वो है कि भाई लचीलापन है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम के साथ स्टील वायर का यूज किया जाता है और उसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, उसका एक नाम रख दिया हमने प्रॉपर। तो इसकी भी यहाँ कौन सी पोजीशन हो गई? थर्ड पोजीशन हो गई। कह रहे हैं कि इसमें क्षरण के प्रति, क्षरण मतलब लीकेज करंट, क्षरण मतलब लीकेज, लीकेज क्षरण के प्रति, लीकेज मतलब एक प्रकार का क्षरण करंट जो होता है ना, क्षरण करंट, लीकेज करंट जो होता है उसके प्रति ये बहुत उच्च प्रतिरोध है। अब बच्चा ना इस पे खच्चा खा जाता है, गच्चा खा जाता है। कैसे? उसको लगता है कि उच्च प्रतिरोध और इसी पे निशान लगा देगा। कॉपर में अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा गुण नहीं है, तो वो देखता है क्षण के प्रति उच्च प्रतिरोध। कॉपर में तो प्रतिरोध बहुत ही कम है। सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन तो आपकी है सबसे कम है वो चांदी की है, जबकि सेकंड पोजीशन तो आपकी कॉपर की है ना? वहां 1.59 है, यहाँ 1.72 गुना में 10 के पावर -8, क्योंकि इसकी सेकंड नंबर पर प्रतिरोधकता है तो इसकी चालकता भी सेकंड नंबर पर है। सेकंड पोजीशन है 90 से 92%, तो वो गच्चा खा जाता है। पढ़िए ना ध्यान से, इसमें क्षरण लीकेज करंट के प्रति उच्च प्रतिरोध है, यानी कि लीकेज करंट को इतना आसानी से नहीं होने देगा, लीकेज करंट को नहीं होने देगा। इसका मतलब लॉसेज नहीं होंगे, लॉसेज नहीं होंगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या रहेगी? कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या रहेगी? उच्च रहेगी। कंडक्टिविटी क्या रहेगी जी? हाई रहेगी। कंडक्टिविटी हाई रहेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी लो होगी। तो इसी सहारे हम लिख लेते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी आपकी लो होगी। लॉसेस नहीं होगे, शरण करंट नहीं होगा, एक प्रकार का लॉस ही है ये। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? लो होगी। तो एजी की, चांदी की जो रेजिस्टिविटी थी वो 1.59 थी। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो होती है जी 1.59 की जगह 1.72, कभी कभार 1.7 ही लिख देता है डायरेक्ट, गुना में 10 की पावर -8। और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को मापते हैं ओम में और रेजिस्टिविटी को मापते हैं ओम मीटर में। किसमें मापते हैं जी? ओम मीटर में। तो हमने देख लिया कॉपर से रिलेटेड जो जो चीजें बन सकती थी। और इसके अलावा कॉपर से रिलेटेड क्या हो सकता है? और इसके अलावा कॉपर से रिलेटेड हो सकता है जिस प्रकार से हमने देखा गलनांक। तो चांदी का जो गलनांक था वो 960 था। इसका गलनांक क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा जी? 1000 को क्रॉस कर जाएगा। और कितना क्रॉस करेगा? तो 1083। इसका जो गलनांक है, गलनांक मतलब कितने टेम्परेचर को सहन कर सकता है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कैसे कॉपर का गलनांक बताइए। तो इसका गलनांक है, वहां ऑप्शन दे रखा था 1085, तो 1083 डिग्री सेल्सियस है। प्रॉपर वैल्यू को ध्यान रखेंगे, 1083 डिग्री। लेकिन वहां ऑप्शन में 1085, दूर दूर ऑप्शन नजर आएंगे। इसके अलावा घनत्व बताइए, तो इसका घनत्व पीछे लिख दिया था मैंने। घनत्व चांदी का कितना था? चांदी का था 10.3, इसका घनत्व है जी, घनत्व की बात करूं तो इसका घनत्व है 8.9। कितना है जी? 8.93। पूरा लिखना चाहो तो 8.93। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना था? वो क्रॉस कर गया था कि 100 को 105 था। इसका कम होता है। इसका जो परमाणु भार है, इसका परमाणु भार है 63। और प्रॉपर लिखना चाहो तो 63.54। 9 का पाड़ा पढ़ो, 9 7 63, 9 छिके 54, 9 छिके 54, 63 और 54। 9 का पाड़ा पढ़ना है, 9 7 63, 9 छिके 54।
AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AM। तो ये हो गया जी कंप्लीट आपका कॉपर। ये जो परमाणु क्रमांक है वो किसी एक पेज पे मैं सारे आपको याद कराऊंगा। क्लियर होगी बात? तो हमने देखा कि कॉपर आम तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, इसे बनाते क्या है? एक तो इससे संयोजक बिंदु बनाए जाएंगे, कहाँ लिखेंगे? कॉपर। कॉपर से क्या बनाए जाते हैं जी? एक तो कनेक्टिंग पॉइंट जो पीछे लिख के आया हूं, संयोजक बिंदु बनेंगे, संयोजक बिंदु बनेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, क्योंकि कॉस्टली है हर जगह तो यूज नहीं कर सकते। एक तो संयोजक बिंदु बनेंगे, साथ में इसकी वाइंडिंग की जाती है भाई। दो प्रकार का होता है कॉपर भी, अनिलीकृत और कठोर। अनिलीकृत का प्रयोग करेंगे लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग की जगह, और कठोर का यूज करेंगे हार्ड। तो मेनली इससे क्या बनाए जाते हैं? संयोजक बिंदु, और इससे क्या बनाई जाती है? वाइंडिंग बनाई जाती है। और कभी कभार इसके चालक तार के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां ध्यान रखना है कि कोई इनको चुरा ना ले। और चालक तार के तौर पर तभी प्रयोग करेंगे जब आपकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा शो करनी हो, अदरवाइज रिले, संयोजक बिंदु और वाइंडिंग के तारों पे तो इसका प्रयोग किया जाए। पोजीशन सेकंड मामले पे है, पोजीशन किसमें? चालकता के मामले में। रेजिस्टिविटी भी सेकंड पोजीशन पे है, उसकी 1.59 थी, इसकी है 1.72 गुना में 10 की पावर माइनस 8। फिर बात किया कि सस्ता, सरलता, तन्यता, घातवर्धनी ये गुण होते हैं। तो इसके अंदर जो तन्यता का गुण है, पतली महीन वायर बना जा सकती है, वो थर्ड पोजीशन पे है। फर्स्ट पोजीशन तन्यता और आघातवर्धनी की गोल्ड की है, सेकंड पोजीशन तन्यता और आघातवर्धनी की किसकी है? फर्स्ट पोजीशन पे गोल्ड है, और सेकंड पोजीशन पे आपकी चांदी है। दोनों लिख देता हूँ, ये दोनों ही गुण उसी के सेंस में। फर्स्ट पोजीशन की बात करूं, फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन है और सेकंड पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे बात करूं तन्यता और घातक के मामले में तो गोल्ड है जी। कौन है? गोल्ड है। सेकंड पोजीशन की बात करूं तो कौन है? सेकंड पोजीशन की बात करूं तो आपका सिल्वर है। कौन है जी? सिल्वर। ये तन्यता और आघात वर्धने के मामले में दोनों ध्यान रखेंगे, पतली तार बनाना और पतली चादर बनाना। कॉपर का मामला थर्ड पोजीशन। कोस्ट के मामले में कोस्ट गोल्ड की, फिर सिल्वर की। वैसे फिर यहाँ प्लेटिनियम आता है, सिल्वर से थोड़ा सा कम या ऑलमोस्ट बराबर ही आपका प्लेटिनियम, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। फिर बात करते हैं क्षरण के प्रति लीकेज नहीं होने देगा, तो कनेक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी, कमी है रेजिस्टिविटी। गलनांक है, उसका कितना था? उसका गलनांक था ऑलमोस्ट 1000 को क्रॉस कर गया, ठीक है, 1000 नहीं, 960, 1000 से कम है, इसका गलनांक 1000 को क्रॉस करके है। उसका 960 है, इसका 1083 है। पेपर में आया हुआ है 1085। घनत्व कितना है? उसका 10.3 था, इसका है 8.9। और इसका एटॉमिक मास यूनिट उसका 105, 107 है, इसका है मात्र 9 का पाड़ा पड़ना, 9 7 63, 9 6 54। ये एएमयू वाले नहीं पूछे गए, बाकी सब पूछे गए हैं। तो ये क्लियर हो गया जी, आपका एल्यूमिनियम और कॉपर दो आपके अच्छे से कवर हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए भाई? क्या लोहे का यूज करेंगे? नहीं भाई, लोहे की तो प्रतिरोध है ना वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इस्पात का यूज करेंगे? इस्पात तो भाई मजबूती के सेंस में प्रयोग किया जाता है। तांबा, टीन का प्रयोग करेंगे, टीन और आपका लेड, ये तो फ्यूज वायर में प्रयोग किए जाते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? कनेक्टर के मामले में हम प्रयोग करेंगे जी तांबे का। किसका प्रयोग करेंगे? तांबे का। अब तांबे से रिलेटेड कॉपर, कॉपर से रिलेटेड और बातों को भी यहाँ अच्छे से पूरा कर लिया जाए। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्योंकि मेरे को लग रहा है मात्रा गलत है। कॉपर, कॉपर, ठीक है, कॉपर। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर, सारी चीजों को एक बार फिर से कवर करते हैं। एटॉमिक नंबर, हालांकि ये मेरे को याद कराने हैं बाद में, लेकिन अभी लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर है जी इसका 47। एटॉमिक नंबर कितना है? 47 है। नहीं, चांदी का है वो तो। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 29। कितना है? 29 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी करके ही आए हैं, इसकी चालकता बताइए, चालकता बताइए, कंडक्टिविटी बोलिए। कंडक्टिविटी है जी इसकी, कंडक्टिविटी बोलिए। कंडक्टिविटी है सर इसकी 90 से 92%। रेजिस्टिविटी बोलिए। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। रेजिस्टिविटी बोलिए। रेजिस्टिविटी है सर इसकी 1.59 तो थी आपकी एजी की, चांदी की। ये है जी 1.72 गुना में 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, ओम मीटर। अब बात करते हैं जी इसका घनत्व। गलनांक लिखते हैं पहले, गलनांक, गलनांक इसको क्रॉस करेगा 1000 को। आया हुआ है कि पेपर में क्वेश्चन 1083, 1083 डिग्री सेल्सियस। घनत्व बोलिए।
घनत्व आदत आएगा मेरे ख्याल से ना, घनत्व। घनत्व बोलिए, क्योंकि मेरे को ना ये तो फैक्ट बताने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं ध्यान करता रहता हूँ मात्रा में और किस में, स्पेलिंग में, वो गलत ना हो जाए। तो घनत्व कितना है? 8.93। परमाणु भार बोलिए। परमाणु भार, एएमयू में जो मेजर कर रहे हैं, परमाणु भार कितना था? परमाणु भार था जी 9 का पड़ा, 9 साता 63 और 9 छिके 54। इसमें ए एम यू, ए एम यू, ठीक है। और बताइए जी, इसके अलावा इसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं? ये कॉस्ट के मामले में कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे ऑलमोस्ट। तन्यता के मामले वह आघात वर्धने में। के मामले में भी कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। लेकिन कनेक्टिविटी के मामले में कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। रजिस्टिविटी के मामले में भी कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे। और इससे क्या बनाए जाते हैं? तो इससे बनाए जाते हैं जी, रिले में प्रयोग करेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट बनाएंगे, और किस किस का प्रयोग करेंगे? और प्रयोग करेंगे जी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर की तरह, कंडक्टर की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन मेनली ध्यान रखेंगे बस जहाँ पर आपको कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा शो करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक ये एटॉमिक नंबर बड़ा परेशान करता है, तो कौन कौन से एटॉमिक नंबर क्या होते हैं उनको भी एक इसमें ही फिनिश कर लें, क्योंकि परमाणु क्रमांक तुमको पता होंगे तभी तुम भर पाओगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को। चलो मैं याद करवाता हूँ, देखो सुन लो। वैसे तो एक जब क्लास करा रहा था तो एक हल्की सी ट्रिक बनाई थी, उसी ट्रिक के एक और दिन चलते हैं। जब आप बच्चे थे तो आप एल्यूमिनियम की रिंग रिंग पहना रहा हूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम। सबसे पहले आपने एल्यूमिनियम की रिंग पहनी, कब तक पहनी? तो कह रहे हैं कि 13 तक, ठीक है। या फिर देखो मैं लिखता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं लिंक बनाऊंगा। जैसे जो आपने देखा अभी कॉपर का तो आप करके ही आए हो, 13, 26, ठीक है, फिर 29, फिर 47, फिर 79। बस इतने ही याद करने हैं, 92 वाला बाद में देखेंगे, यूरेनियम वाला, बस इतने से याद करने हैं। तो देखो, तो कह रहा है कि जब बहुत ही बच्चे थे, है ना, बहुत बच्चे थे तो मेले वगैरह में चले जाते थे। कोई एक लड़की की कहानी है ये, तो वो मेले में चली गई और वहां पर एल्यूमिनियम का छल्ला ले आई, पहनते ना ऐसे छल्ले छोटे। तो 13 साल की बच्ची थी, कहाँ चली गई? मेला में, मेले में चली गई, तो 13 साल की बच्ची ने एल्यूमिनियम का छल्ला लिया, ठीक है। अब भाई 26 साल तक, 13 दूनी 26, अब 26 की हो गई तो एल्यूमिनियम को क्रॉस करके लोहे की रिंग पहन ली। घर वालों से रुष्ट है कि उम्र हो गई शादी की, अब तो कोई अच्छा खासा वर देखो और हमारी शादी कर दो। शादी कर दी 29 की साल में, लेकिन शादी वही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, वरना अमीर होती तो एल्यूमिनियम और लोहे की क्यों पहनती? एल्यूमिनियम 13, 13 का डबल 26, लोहे की। फिर कहते हैं कि कॉपर आभूषण, कॉपर क्या होता है? कॉपर के ऊपर क्या करते हैं? सोने की पर मतलब झोल वगैरह चढ़ा के दिखा देते हैं कि सोने की ज्वेलरी है। और वैसे भी अमीर गरीब शादी में तो ऐसे ही और ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण पहने जाते हैं जो चमकदार ज्यादा हो। तो 29 में शादी हुई, और शादी हुई तो उस टाइम सारा किसका ज्वेलरी डाल रखी है? कॉपर की डाल रखी है। फिर बात करते हैं जी 47, 47 की हो गई तो अपने हस्बैंड को कहते हैं जी, ए जी सुनते हो 47 की हो गई, अब तो एक रिंग दिला दो चांदी की। ए जी सुनते हो 47 की हो गई, अब तो एक रिंग दिला दो चांदी की। अब लास्ट में बेचारी जाने वाली है, टपकने वाली है बुढ़ापे में, कहती है कि 79, लास्ट चल रहा है, लास्ट चल रहा है, एक सोने की अंगूठी तो पहना ही दो। तब जाके बेचारी को एक सोने की अंगूठी मिली, और वो किस उम्र में? 79 की उम्र में। किस उम्र में मिली भाई? 79 की उम्र। तो ये है परमाणु क्रमांक नंबर। एल्यूमिनियम 13, जब बच्ची थी 13 साल की उम्र में उसने एल्यूमिनियम की रिंग पहनी, 13 दूनी 26, घर वालों से नाराज होकर लोहे की पहन ली।
शादी में कॉपर की पहरी, 29 की शादी हुई, 47 एजी सुनते हो, 47 की हो गई, एक चांदी की दिला दो। फिर 79 बोलते हैं अब जाने वाले हूँ एक सोने की, अब जाके बेचारे को एक सोने की रिंग। ये पता है क्या है? ये परमाणु क्रमांक नंबर है। जब इनको भरा जाएगा तो कैसे भरेंगे? पहले में भरेंगे जी 2, फिर भरेंगे जी 8, 2 8 10 और फिर कितना आगे 3। तो 3 लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वो आपका कंडक्टर होता है। 26 को भरो। 26 को भरेंगे कैसे? सर पहले में भरेंगे क्या? पहले में भरेंगे जी 2, फिर 8, है ना? फिर 18, 18 और 8 कितना? 18 और 10 28 ज़्यादा हो गया। तो कैसे भरे जाएंगे? तो भरे जाएंगे लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 8 8 16 16 और 2 18, 18 और फिर लास्ट वाले में कितने भरे जाएंगे? भर के बताओ जरा। 10 और 8 18 कितने बच गए? 18 और भरा जाएगा कितना? 18 और 8, 8 भरा जाएगा। 18 और 8 26। तो बताइए लोहा, लोहा क्या कंडक्टर में आता है? लोहा ऑलमोस्ट आपका इंसुलेटर में आ जाता है, क्योंकि भरते टाइम आप देखेंगे 2 8 18, 18 भरेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 8 8 भरे जाएंगे। 8 भरेंगे तो फिर यहाँ, हालांकि इसके ऊपर और तोड़ूंगा मैं, इसको बस हमने छोड़ दिया कि अभी 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका कंडक्टर के सेंस में नहीं, इंसुलेटर। हालांकि फिर भी हम कंडक्टर वाले में पढ़ते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। प्रतिरोध इसका कितना होता है? 1.0, 1.0 1.10 होता है वैसे तो। 1.1 बोल दीजिए या 1.0 बोलिए, गुना में 10 की पावर -6। वहां -8 चल रहा था, फिर -7 आएगा, ये -6 में आ जाता है। ठीक है, -6 -7 में आ जाता है। फिर बात करते हैं कॉपर। कॉपर का भरो, कैसे भरेंगे? 2 8 18, 18 और 10 28, तो लास्ट वाले में क्या आ गया? 1। तो देखिए कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। एजी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भरो जरा। 2 8 18, 18 और 10 28, 28 और फिर से 18, 18 18 36, 36 और 10 47, लास्ट वाले में 1 भरा गया। तो देखो चांदी। एयू, एयू मतलब गोल्ड, भर के देखो। 2 8 18 32, है ना? तो भरेंगे 32, 32 और 10 42, 42 और 18, 42 50, 10 60, 60 और लास्ट वाले में क्या भरे जाएंगे? फिर से 18, फिर से 18 भरे जाएंगे क्या? एक मिनट रुकना, कितने हो गए? 2 8 भरे जाएंगे ना ऐसे ही, समझ गए ना आप? लास्ट वाले में कितने आएंगे? लास्ट वाले में 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। कहने का भर के दिखा भी दूंगा, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि लास्ट ऑर्बिट में मेन मुद्दा क्या था कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो कंडक्टर होगा तो कितने आएंगे? 1 2 या 3 आएंगे। 1, तो ये क्या है? कंडक्टर है। तो देखिए चांदी, चांदी के बाद चांदी में भी कितना आया? सीओजी इलेक्ट्रॉन 1 आया है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कौन है? कॉपर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं बात करूं चांदी, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद गोल्ड, गोल्ड वाले में भी लास्ट में कितने आएंगे? 1 2 या 3 ही आएंगे। 4 आएगा तो सेमीकंडक्टर बनेगा, 4 आएगा तो सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे सिलिकॉन का भर के देखोगे, जर्मेनियम का भर के देखोगे, तो लास्ट वाले में कितने आएंगे? लास्ट वाले में 4 आएंगे। अगर मैं बात करूंगा आपकी इंसुलेटर की, जैसे यहाँ आयरन का लिख रखा है, गोल्ड का लिख रखा है, तो गोल्ड वाले में कितने आएंगे? गोल्ड वाले का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वहां आएंगे 8, यानी कि इंसुलेटर की कैटेगरी में चला। पहले गोल्ड का पूरा कर लेते हैं। तो गोल्ड वाले में क्या आएगा? गोल्ड वाले में आएगा जी 18 और फिर कितना आ गया? लोहे का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने भी गलत बता दी, उसको सही करते हैं। 2 8 18 18 32 18 और लास्ट में कितना आ जाएगा जी? 1। इनके देखो, 2 और 8 10, 10 10 और 18 28, 30 30 30 60, 60 और 18 78 और 1, 78 और 1 क्या आ जाएगा? 79, यानी कि 79। ठीक है, तो ये जो 1 1 1 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना? लेकिन जब लोहे की बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं, तो भाई इसमें जो परमाणु विन्यास है, हालांकि वो भरे जाते हैं। वैसे तो एक फॉर्मूला है 2n की पावर 2, जिससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट में। लेकिन इस लोहे वाले का एक स्पेशल केस बनता है, तो यह आएगा 2 8 14 और उसके बाद आएंगे 2, उसके बाद आएंगे 2, काउंट करके देखो 10 10 और 14 24, 24 और 2 26। अब यहाँ पर कितने आए? यहाँ पर आए जी 2। जब एक एक है तो वो बेस कंडक्टर की तरफ जाएगा, बेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे ज्यादा किसकी? चांदी की। चांदी के बाद किसकी? कॉपर की। कॉपर के बाद किसकी? गोल्ड की। और जब एक से ज्यादा हुए 2, कंडक्टर में ही रहा,
तो 2 वाला किस में चला जा गया? 2 वाला लोहे, लोहे की फिर हालाँकि चालकता के मामले में 4th पोज़ीशन पे तो एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम के भरे थे 2, 8, 3, 2, 8, 10, 10 और 3 13, 13 वाला एल्यूमीनियम है। तो एक है वो बेस्ट है, एक से ज़्यादा हुए तो वो बेस्ट से थोड़ा-सा हल्का, 2 से ज़्यादा हुए तो थोड़े से और हल्के। लेकिन लोहे का एक स्पेशल केस बनता है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाना। लेकिन ये तो ध्यान है ना, ये तो हमें अच्छे से ध्यान है कि किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? उन इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपके 1, 2 या 3 हो, 1, 2 या 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं कंडक्टर। उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आए? इन सब में हमने देखा संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहीं 1 आया है, 1 आया है तो वो बेस्ट कंडक्टर है, 2 आए हैं तो थोड़ा-सा और कम हो गया, फिर 2 से और बढ़े तो 3 हो गए, तो वो आपका बेस्ट कंडक्टर से थोड़ा-सा और हल्का हो गया। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 हो तो वो आपके क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर यानी कि उन्हें चालक कहते हैं। क्या कहते हैं जी उन्हें? चालक कहते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गई। हालाँकि इनका प्रतिरोध के मामले में पोज़ीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कंडक्टिविटी के मामले में बता दी थी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? ये परमाणु क्रमांक बताना था मेरे को। ये वाला लिस्ट याद कर लेना, ये पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले छोटी लड़की थी, तो एल्यूमीनियम की रिंग पहनी, डबल उम्र में 13-26 लोहे की पहन ली, फिर शादी की तो कॉपर के आभूषण 29 में शादी की, 47 में बोलती है जी एक चांदी की बना दो, 79 में अरे सुनते हो टपकने वाले हैं, 79 के हो गए गोल्ड की, तब जाके सोने की उसको रिंग मिली। भर के देखे हमने 2, 8, 18 जैसे भी आप भरते हो, लेकिन आपने पाया कि लास्ट वाले में 1, 1, 1 ये तो बेस्ट बन गए, फिर 2, 3 हालाँकि चालकता के मामले में एल्यूमीनियम की 4th पोज़ीशन होती है, इस बात को बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन लोहे वाला एक स्पेशल केस आ जाता है, वो आप भरोगे, वो केमिस्ट्री में चले जाएँगे हम, इतना ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं देना। तो 1, 2, 3 वाले क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मौजूद वो आपके कंडक्टर कहलाते हैं। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएँ, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे तांबे का गलनांक, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता के आया हूँ, 1083 था, हमने कहा कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 1085। तांबे का गलनांक कितना होता है? 1085 होता है। तांबे से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको जल्दी से अब यहाँ मेरे सामने एक-एक लिख के कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और ऐसा आप करते हो तो आप रिवीजन करते हो, पीछे से पलट के ही लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख के लिखते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से मेहनत कीजिए, कॉपी में लिखिए, माइंड में लिखिए या फिर आप मैसेज में लिखिए, वो आपके ऊपर। यहीं से अपनी क्लास को टू भी कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए आप हमारे फाउंडेशन बैच में इनरोल कर सकते हो। अभी लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर चल रहा है ₹499 में, वहाँ से थ्योरी और यहाँ से जी, इससे मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर